नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं लाइट की, और लाइट का हमने ऑलमोस्ट एक पार्ट पूरा कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से इस फर्स्ट पार्ट को भी आप देख सकते हो। तो आज बातें करने वाले सेकेंड सीरीज में किसकी, लाइट की। हमने इससे पहले वाले जो पार्ट देखा था उसमें हमने बेसिक जानकारी कुछ समझा था कि इसकी लाइट की बेसिक जानकारी क्या क्या होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है। लेकिन अब आगे बढ़ने वाले हम जो लाइट के जो गुण होते हैं, प्रकाश के जो गुण होते हैं, उन गुणों को पढ़ने वाले हैं। और यहीं से सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे को मिलते हैं। तो चलिए हमारे जो सेशन है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो सीरीज है, इस आज की सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, कि जो लाइट के जो स्रोत होते हैं वो स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जानने वाले हैं किसके, प्रकाश के स्रोत, कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ सिर्फ मात्र आपके पास एसएससी में एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो यदि आप इन प्रकाश के स्रोतों को यदि शुरू से समझोगे तो सही आपके समझ में आएगा। और इससे आगामी एग्जाम्स में कहीं से भी किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका छूटने वाला नहीं है। तो प्रकाश के स्रोतों की यदि बात करें तो प्रकाश के स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला उठाते हैं कौन सा, प्रदीप्त। कौन सा उठाते हैं, प्रदीप्त। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे दूसरा हम यहीं से देखते हैं कौन सा, अप्रदीप्त। कौन सा होता है, अप्रदीप्त। तीसरा इसका प्रकाश का स्रोत होता है कौन सा, पारदर्शक। कौन सा होता है, पारदर्शक होता है। नेक्स्ट चौथा इसका स्रोत होता है कौन सा, अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक। नेक्स्ट पांचवा स्रोत है इसका अपारदर्शक। यहां से सिर्फ हमारे पास एक आध प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यदि आप शुरू से देखोगे तो आपको सही समझ में आएगा। ये अर्धपारदर्शक, अपारदर्शक। नेक्स्ट 6 नंबर का है जैव प्रकाश स्रोत। जैव प्रकाश स्रोत, इनको समझने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा हम इस वीडियो में प्रकाश के जो गुण होते हैं उन गुणों की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला उठाते हैं किसको, प्रदीप्त। कि प्रदीप्त क्या होता है। अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हमारे को विभिन्न प्रकार के उदाहरण नीचे ऑप्शनों में दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है। नेक्स्ट पूछा जाता है अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है, पारदर्शक वस्तु कौन सी होती है, अर्धपारदर्शक वस्तु कौन सी होती है, अपारदर्शक वस्तु कौन सी होती है। और एक यहां से इस जैव प्रकाश स्रोत में सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको सही तरीके से बताने वाला हूं आगे। तो यहां से आप अच्छे से पता रखिएगा कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक, अपारदर्शक और जैव प्रकाश स्रोत। चलिए नेक्स्ट सबसे पहला उठाते हैं किसको, पारदर्शक। और पारदर्शक से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास बनते हैं उनको सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ कि प्रदीप्त क्या होती है। कुछ हमारे पास डेली लाइफ में कुछ ऐसी वस्तुएं हम देखते हैं जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है। तो वे वस्तु जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है उन वस्तुओं को कहा जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि जैसे कि सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, वो उस खुद के प्रकाश के कारण चमकता है। तो हम यहाँ से परिभाषा क्या दे सकते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं उन वस्तुओं को कहते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये स्वयं के प्रकाश से ही तो चमकती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए कि प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण क्या क्या होते हैं। जैसे आपको परिभाषा से पता चला होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है, और जिन वस्तुओं के पास स्वयं के पास प्रकाश होता है उनको कौन सी वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण जैसे कि सूर्य के पास खुद का अपना प्रकाश होता है, वो उस खुद के प्रकाश के कारण ही चमकता है। तो सूर्य कैसी वस्तु हो गया है, प्रदीप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट हम यहां से उदाहरण ले, कौन सा, टॉर्च। टॉर्च के पास भी खुद का प्रकाश होता है। और उदाहरण ले सकते हैं बल्ब। तो आप और बहुत से उदाहरण ले सकते हो। यदि आपको परिभाषा पता है तो आप बता सकते हो कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं।
वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं उन्हें कहा जाता है प्रदीप्त। उदाहरण सूर्य, टॉर्च और बल्ब। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर का देखते हैं, कौन सा? अप्रदीप्त। 2 नंबर का जो प्रकाश स्रोत आता है वो कौन सा आता है? अप्रदीप्त। कि अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जब हमने प्रदीप्त को समझा तो प्रदीप्त में हमने क्या किसको पढ़ा था कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश होता है, लेकिन जो अप्रदीप्त होता है वो क्या होता है? वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है। प्रदीप्त के ठीक विपरीत प्रकार की परिभाषा बनती है अप्रदीप्त की, कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं वो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं हमेशा, उनमें स्वयं के पास कभी भी प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि ये डस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डस्टर चमक रहा है किसके कारण? ये चमक रहा है दूसरे के प्रकाश से। जो बल्ब से प्रकाश आ रहा है उस बल्ब के प्रकाश से चमक पा रहा है ये डस्टर, बाकी इसमें डस्टर में खुद का थोड़ी प्रकाश था। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, उनको कहा जाता है कौन सी? अप्रदीप्त। तो उदाहरण हम इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें दूसरे के प्रकाश से चमकने का गुण होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकने का गुण होता है, चमकने का गुण होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कौन सी वस्तुएं कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और बहुत से उदाहरण आप बता सकते हो इसका कि कौन कौन सी वस्तुएं दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे एक तो हम जैसा कि उपयोग यहाँ प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसी का ले लेते हैं, जैसे कि मार्कर एक दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है, बल्ब के प्रकाश से चमक रहा है, बाकी मार्कर में खुद का थोड़ी प्रकाश है। और ले सकते हैं चंद्रमा। क्या ले सकते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा में भी कभी खुद का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से ही चमकता है। नेक्स्ट उदाहरण ले हम टेबल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं उनको हम ले सकते हैं यहाँ। तो यदि आपने समझा होगा तो आप बहुत से उदाहरण आप खुद भी बना सकते हो। तो अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें दूसरे के प्रकाश से चमकने का गुण होता है उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बहुत सी अप्रदीप्त वस्तुओं का आप खुद भी उदाहरण बता सकते हो, मार्कर हो गया, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया। तो दूसरे नंबर के जान पाए होंगे किसको? अप्रदीप्त को। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर पे उठाते हैं किसको? पारदर्शक को। कि पारदर्शक क्या होता है? अब जो पारदर्शक, एक तो तीसरे नंबर पे लेते हैं किसको? हम पारदर्शक को लेते हैं कि पारदर्शक क्या होता है। नेक्स्ट यहीं से समझते हैं हम किसको? अर्धपारदर्शक को, अर्धपारदर्शक को। और एक 5वें नंबर पे किसको समझते हैं? अपारदर्शक को, कि अपारदर्शक क्या होता है। ये तीनों एक ही परिभाषा से रिलेटिव है, तो इनमें छोटा छोटा सा अंतर है सिर्फ तीनों में। अब पारदर्शक क्या होता है समझिए सबसे पहले पारदर्शक को, कि पारदर्शक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं और ये किसे किसे कहा जाता है। सबसे पहले पढ़े हम किसको? पारदर्शक। तो पारदर्शक को, तो पारदर्शक में क्या कह सकते हैं? कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती हैं, उन वस्तुओं को कहा जाता है पारदर्शक। यानी कि वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का कोई रुकावट नहीं होता, वो आर पार निकल जाती हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं क्या? पारदर्शक। तो आप डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें प्रकाश की किरण आर पार निकलती है, जैसे कि जो कांच होता है उस कांच से भी प्रकाश की किरण आर पार निकलती है। तो यहां से आप परिभाषा क्या दे सकते हो? वे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं, उसे पारदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारदर्शक कहा जाता है। उदाहरण क्या लिया हमने? उदाहरण लिया कांच। तो आप समझ पाए होंगे जिससे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए वो कौन सा होता है? पारदर्शक। अब समझते हैं हम किसको? अर्धपारदर्शक को, कि अर्धपारदर्शक क्या होता है। तो अर्धपारदर्शक से मतलब हमारे को ऐसे लेना है कि आधा पारदर्शक और आधा अपारदर्शक हो, अर्धपारदर्शक। अब अर्धपारदर्शक की परिभाषा क्या आती है? अर्धपारदर्शक में वे वस्तुएं आती हैं जो कुछ प्रकाश को अवशोषण कर ले, बाकी शेष प्रकाश को परावर्तित कर दे, उन वस्तुओं को कहा जाता है अर्धपारदर्शक। क्या कहा जाता है? अर्धपारदर्शक कहा जाता है। तो आप यहां से परिभाषा क्या लिख सकते हैं
वे वस्तु जो कुछ प्रकाश को अवशोषण कर ले, कुछ प्रकाश को अवशोषण कर ले, अवशोषण करे, वह शेष प्रकाश को परावर्तित करे, उसे अर्धपारदर्शक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अर्धपारदर्शक कहा जाता है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि अर्धपारदर्शक क्या होता है? वे वस्तु जो कुछ प्रकाश को अवशोषण कर ले और बाकी जो बच गया प्रकाश उसको परावर्तित कर दे। परावर्तित का मतलब वापस भेज दे, उसको कहते हैं क्या? अर्धपारदर्शक। जैसे कि उदाहरण लें हम क्या? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये इसका उदाहरण है। तेल लगा हुआ कागज जो होता है वो कुछ प्रकाश को तो अवशोषण कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर देता है, तो अर्धपारदर्शक हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक पारदर्शक का ठीक विपरीत है, जिससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलती हो उन वस्तुओं को कहते हैं अपारदर्शक। जैसे कि उदाहरण ले, टेबल लें, पत्थर लें, पत्थर से कभी प्रकाश आर पार थोड़ी निकल सकता है, तो यदि प्रकाश उससे आर पार नहीं निकल सकता तो कैसी वस्तुओं में आता है? अपारदर्शक वस्तुओं में आता है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं निकलता हो, उसे अपारदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपारदर्शक कहा जाता है। उदाहरण क्या लिया? बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, टेबल हो गई, बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं, उनको आप देख के बता सकते हो कि कौन सा अपारदर्शक होता है, कौन सा अर्धपारदर्शक होता है, कौन सा पारदर्शक होता है। मैंने आपको ये इस कारण पढ़ाए हैं क्योंकि कई बार एसएससी में यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। 4 आपको ऑप्शन देता है, उनमें से कहता है कि निम्न में से पारदर्शक वस्तु कौन सी है, अर्धपारदर्शक वस्तु कौन सी है, अपारदर्शक वस्तु कौन सी है। तो आप बता सकते हैं हम कि पारदर्शक कौन सी किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अर्धपारदर्शक किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, और जो अपारदर्शक वस्तु होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप यहां से जान पाए होंगे, तो आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको? प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों में एक 6 नंबर का पॉइंट और बचा हुआ है हमारे पास। वो थोड़ा इंटरेस्ट लायक भी है, आप उसको अपने मजाक में ही समझ सकते हैं उस चीज को। उससे सिर्फ एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो होता है 6 नंबर का कौन सा पॉइंट? जैव प्रकाश स्रोत। कौन सा होता है? जैव प्रकाश स्रोत। जैव प्रकाश स्रोत। अब ये क्या होता है जैव प्रकाश स्रोत? प्रकृति में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश का उत्पन्न करते हैं, प्रकाश को पैदा करते हैं, उनको कहते हैं जैव प्रकाश स्रोत। जैसे कि उदाहरण, जैसे आपने जुगनू देखा होगा, वो जुगनू चमकता है, यानी कि उसमें प्रकाश होता है, तो कैसा उदाहरण हो गया? जैव प्रकाश स्रोत हो गया। मैंने जैव प्रकाश का उदाहरण आपको कैसे समझाया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं जैव प्रकाश स्रोत। उदाहरण मैंने आपको क्या बताया? जुगनू। तो आपको यहां से समझना क्या है, वो एक क्वेश्चन क्या आता है? वो क्वेश्चन आता है कि जैव प्रकाश स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलने वाला है? जुगनू मिलने वाला है। तो यहां यदि इसकी परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो? कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें जैव प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब बात यह आती है कि जुगनू में क्या बैटरी लगी हुई होती है जिसके कारण हमारे को प्रकाश देता है? तो
तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जुगनू में कभी कोई बैटरी लगी हो या कोई सेल लगा हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता उसमें। इस जुगनू में एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक चमक पैदा करता है, जिसे हम ऐसे कह देते हैं कि ये क्या है? प्रकाश है। तो आप समझ पाए होंगे। और वो जुगनू में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरोन। कौन सा होता है? ल्यूसीफेरोन प्रोटीन होता है। तो जुगनू किस प्रोटीन के कारण चमकता है? ल्यूसीफेरन प्रोटीन के कारण चमकता है। और जो जुगनू होते हैं उन जुगनुओं को जहाज में भी उपयोग किया जाता है। जहाज में एक डब्बे में बहुत से जुगनुओं को बंद किया जाता है। अब जुगनू में क्या होता है? मतलब लगातार हमारे को प्रकाश जुगनू कभी भी नहीं देता है, और ये बीच बीच में क्या करता है? अपने प्रकाश को बंद करता है। और ये बंद करने के कारण ही जुगनू को एक डब्बे में बंद करके जहाज में उपयोग किया जाता है, जिससे कि दूर से जब जहाज आती है तो उसको यदि वो डब्बा दिखाई देता है तो उसमें जो जुगनू है वो क्या करेंगे? कभी प्रकाश ज्यादा उत्पन्न करेंगे, कभी कम करेंगे। तो वो चमकता हुआ दूसरे जहाज वाले को दिखाई देता है, तो संकेतों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जुगनू किस प्रोटीन के कारण चमकता है? ल्यूसीफेरोन प्रोटीन के कारण चमकता है। अब आपको आगे कभी भी ऐसे नहीं बताना है कि जुगनू में बैटरी लगी हुई होती है या सेल लगा हुआ होता है, ऐसे कभी नहीं बताना है आपको। आगे आपको क्या बताना है कि जुगनू किस प्रोटीन के कारण चमकता है? ल्यूसीफेरोन प्रोटीन के कारण चमकता है। और जुगनू प्रकाश के किस स्रोत का उदाहरण होता है? जैव प्रकाश स्रोत का उदाहरण होता है। तो आज वाले सेशन में हमने एक पॉइंट तो पूरा कर चुके हैं कि प्रकाश के स्रोत किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रकाश के गुणों को, कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रकाश के गुण, कि प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश से रिलेटिव कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले पार्ट में भी देखे थे, जैसे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश एक अयांत्रिक प्रकार की तरंग होता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हमने देखा है वहां से। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उस फर्स्ट पार्ट से अपनी शुरुआत करें। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं किसको? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं जिसके कारण ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसके विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो एक नंबर का जो गुण होता है वो होता है प्रकाश का कौन सा, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो है प्रकाश का रैखिक संचरण। प्रकाश का रैखिक संचरण, ये प्रकाश का पहला गुण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रकाश का दूसरा गुण हम पढ़ेंगे किसको? प्रकाश का परावर्तन। किसको पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये भी प्रकाश का क्या होता है? गुण होता है। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम किसको? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे आपने नाम सुना होगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के गुण होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के गुण होते हैं जिनके कारण ये अपने प्रभावों को प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे देखने वाले हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसको पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रकाश का 5वें नंबर का गुण आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये क्या होते हैं? प्रकाश के गुण होते हैं। और 6 नंबर पे होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, आप यहां से क्या जान पाए? सबसे पहला हमने क्या हमारे को क्या जानना है? प्रकाश के गुण। अब आपको कहीं 4 ऑप्शन ऐसे देकर ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रकाश का कौन सा गुण नहीं है। तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश का पहला गुण जो हम पढ़ने वाले हैं क्रम से ऐसा ही पढ़ने वाले हैं जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश के किस गुण को? प्रकाश का रैखिक संचरण। की प्रकाश का रैखिक संचरण क्या क्या काम करता है हमारी डेली लाइफ में। सेकंड प्रकाश का परावर्तन। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे किसको? प्रकाश का अपवर्तन। इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट इसके आगे आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये सभी के सभी क्या है? प्रकाश के गुण हैं। तो आप यहां से जान पाए होंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको? कि प्रकाश का रैखिक गुण, रैखिक संचरण क्या होता है।
प्रकाश का रेखिक संचरण क्या होता है, इसको पढ़ने वाले हैं हम। किसको? प्रकाश के रेखिक संचरण को पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का रेखिक संचरण क्या होता है। तो चलिए मैं इसको बाकी को रब करता हूं। दूसरे नंबर का प्रकाश का गुण कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। इसके आगे पढ़ेंगे किसको? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसके आगे प्रकाश का परकीर्णन और लास्ट में पढ़ेंगे किसको? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको? कि प्रकाश का रेखिक संचरण क्या होता है। तो सबसे पहले यदि इस टॉपिक को हमने उठाया है तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातों को हमें इसी के साथ जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का रेखिक संचरण क्या होता है। प्रकाश में खुद में क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि जैसे कि मान लो कि मेरे सामने कोई बल्ब जला हुआ है तो बल्ब का सीधा प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। ऐसे थोड़ी है कि कभी दरवाजे के बाहर जाके उससे रोशनदान से ऐसे घूम फिर के आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कभी। जैसे कि आप उदाहरण पे और भी बहुत से उदाहरण होते हैं जिनके माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको इस बात का पता रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। तभी मैंने आपको ये उदाहरण दिए कि प्रकाश कभी रोशनदान से, मतलब यहां से जा रहा है तो कभी ऐसे घूम फिर के दरवाजे से रोशनदान से मेरे पास पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। प्रकाश जहां से भी निकल रहा है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता। जैसे कि मेरे पास यहाँ कोई टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। इस टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में जाएगा, ऐसे ही जा सकता है, ऐसे जा सकता है सीधी रेखा में, ऐसे जा सकता है सीधी रेखा में। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि जो टॉर्च थी मेरे पास, इस टॉर्च से कोई प्रकाश की किरण निकली, ऐसे घूम फिर के यहां ऐसे आ गई। तो क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रकाश हमेशा सिर्फ सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसके कारण जो गुण प्रकाश के अंदर होता है उसको कहते हैं प्रकाश का रेखिक संचरण। तो प्रकाश का रेखिक संचरण क्या होता है? कि वह गुण जिसके कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उस गुण को कहते हैं रेखिक संचरण या रेखीय संचरण। कौन सा गुण कहते हैं? रेखिक संचरण। तो परिभाषा क्या लिखनी है? कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, सीधी रेखा में गमन करना प्रकाश का रेखिक संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का रेखिक संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का रेखिक संचरण कहलाता है। ये रेलवे की विभिन्न कैटेगरी के एग्जाम्स में इसकी परिभाषा भी पूछा जा चुका है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस गुण को क्या कहते हैं? कौन सा गुण कहते हैं? रेखिक संचरण कहते हैं। अब यहीं से आपको एक बात और जानकारी रखनी है एक्स्ट्रा में, क्या? कि प्रकाश हमेशा कैसी गति करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? प्रकाश। लेकिन ध्वनि कभी भी प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गमन नहीं करती। जैसे कि मैं यहां से बोल पा रहा हूं तो मेरी जो आवाज है दरवाजे से निकल के कहीं बाहर भी जा रही होगी, लेकिन इस रूम का प्रकाश कहीं बाहर नहीं जा पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। और ध्वनि कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। और प्रकाश और जो ध्वनि है इनमें एक गुण और सिमिलरिटी है दोनों में। कौन सा? कि दोनों किसके रूपांतरण है? ऊर्जा के रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है? ऊर्जा के रूपांतरण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है लेकिन ध्वनि सीधी रेखा में गमन नहीं करता। प्रकाश और ध्वनि किसके रूपांतरण है? ऊर्जा के रूपांतरण है। नेक्स्ट, प्रकाश के संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की। जबकि ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप यहां से इन बातों को भी जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे की बात पढ़ते हैं कि आपने यहां से तो जाना होगा कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको कहते हैं क्या? रेखिक संचरण। अब प्रकाश के रेखिक संचरण के कारण सभी वस्तुओं की छाया बनती है। क्या बनती है? सभी वस्तुओं की छाया बनती है। किसके कारण? प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण, गमन करने के कारण सभी वस्तुओं की छाया बनती है। सभी वस्तुओं की छाया बनती है।
सभी वस्तुओं की क्या बन पाती है? छाया। छाया कैसे? जैसे सामने से बल्ब से प्रकाश मेरे हाथ पे गिरा तो इस हाथ की छाया कहां बन पा रही है? इसे बोर्ड पे बन पा रही है। क्यों बन पा रही है? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही सभी वस्तुओं की क्या बन पाती है? छाया बन पाती है। अब यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता तो मेरी छाया कहां बन पा रही है? पीछे बन पा रही है। तो प्रकाश यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता तो नीचे से प्रकाश पहुंच जाता कहां? बोर्ड पे पहुंच जाता और छाया नहीं बनती। तो प्रकाश की किस गुण के कारण सभी वस्तुओं की छाया बनती है? किस गुण के कारण? रैखिक संचरण के गुण के कारण। अब इस रैखिक संचरण के कारण हमारे ब्रह्मांड में दो चीजें और घटित होती हैं, उनको भी जानने वाले हैं। तो यहां तक की बातों को आप नोट कीजिए पहले, फिर आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। तो आप यहां से इन बातों को अपने नोटबुक में तैयार किया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब रैखिक संचरण के कारण एक बात तो हमारे को कन्फर्म पता हो गई, क्या? कि सभी वस्तुओं की क्या बन पाती है? छाया। अब छाया जहां होती है वहां हम दो चीजों का और अध्ययन करते हैं। किस किस का? एक तो चंद्र ग्रहण का अध्ययन करते हैं और एक किसका करते हैं? सूर्य ग्रहण का। यानी कि हम ग्रहण कह सकते हैं कि ग्रहण का लगना वो भी किसके कारण होता है? रैखिक संचरण के कारण ही होता है। ग्रहण में दो पढ़ते हैं हम, एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक तो कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण, और एक होता है कौन सा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। अब इनमें क्या होता है? दिल्ली पुलिस के जो पेपर लगे थे लास्ट ईयर, उनमें ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि रैखिक संचरण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो अब आपको यहां से समझना है दोनों ही चीजों को कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब ये तो पता है कि रैखिक संचरण के कारण घटित होते हैं दोनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण तो क्या, इसको न्यू मून डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू मून डे भी कहा जाता है चंद्र सूर्य ग्रहण को। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब घटित होता है? अमावस्या को घटित होता है। कब घटित होता है? अमावस्या को घटित होता है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या को घटित होता है। अब सूर्य ग्रहण का जो प्रोसेस है वो क्या है? अब जो सूर्य ग्रहण का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में हो पाता है कि सूर्य जो है ये और पृथ्वी, इन दोनों के मध्य में कौन आता है? इन दोनों के मध्य में आता है कौन? चंद्रमा आता है। कौन आता है? ऐसे तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। उस सीधी रेखा में जब सूर्य, चंद्रमा और प्रकाश कुछ इसी क्रम में हो तो सूर्य से प्रकाश निकलेगा। सूर्य से प्रकाश कहां गिरेगा? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा की छाया कहां बनती है? पृथ्वी पर बनती है। और ये घटना कब घटित होती है? अमावस्या को। और इस घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है उसको कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोबारा से आप सुनिएगा, सूर्य ग्रहण को न्यू मून डे भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों कुछ इसी क्रम में होते हैं। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। जब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है उसको कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। कि इस चंद्रमा की छाया कहां बनती है? पृथ्वी पर बनती है। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर किस कारण बन पाई? वो सूर्य के रैखिक संचरण के गुण के कारण बन पाई कि सूर्य में जो प्रकाश निकल रहा था वो प्रकाश का क्या हुआ? उस प्रकाश का रैखिक संचरण हुआ, उसी कारण ऐसा सब हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं किसको? चंद्र ग्रहण को, कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण को कहा जाता है फुल मून डे। क्या कहा जाता है? फुल मून डे कहा जाता है। अब जब सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? पूर्णिमा के दिन। किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अब इस चंद्र ग्रहण के प्रोसेस में क्या होता है कि यहां से आपको एक बात और पता रखनी है, क्या? कि सूर्य कभी भी बीच में नहीं आने वाला है। बीच में कौन? या तो चंद्रमा बीच में आएगा या कौन आएगा? पृथ्वी। तो सूर्य में तो बीच में कौन आता है? चंद्रमा बीच में आता है। जबकि चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आती है? पृथ्वी आती है। कौन आती है? पृथ्वी। और फिर क्या आएगा? चंद्रमा। कुछ ऐसी सीधी रेखा में होते हैं ये तीनों। जब क्या कौन घटित होता है? चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो दोबारा से आपको क्या पढ़ना है यहां से कि चंद्र ग्रहण, इसको फुल मून डे कहा जाता है। कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और इसका जो क्रम है वो क्या है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा,
यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में कौन आए? पृथ्वी। यानी कि सूर्य के द्वारा जो निकला हुआ प्रकाश है उस निकले हुए प्रकाश की कहां गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा। और पृथ्वी की छाया कहां बनेगी? चंद्रमा पे बनेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? चंद्र ग्रहण। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही दिल्ली पुलिस के पेपरों में पूछे हुए हैं कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या को घटित होता है। इसमें बीच में कौन आता है? चंद्रमा। जबकि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा को घटित होता है। और इसमें मध्य में कौन आता है? पृथ्वी बीच में आती है। सूर्य कभी भी, दोनों में से कभी भी बीच में नहीं आता है, क्योंकि सूर्य यदि बीच में आएगा तो फिर छाया किसकी बनेगी? तो कौन बीच में आता है? या तो पृथ्वी बीच में आती है या फिर कौन आता है? चंद्रमा बीच में आता है। जब चंद्रमा बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी बीच में आती है तब कौन घटित होता है? चंद्र ग्रहण घटित होता है। इसी प्रकार यदि वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने होंगे तो उम्मीद ऐसे करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रकाश के जो गुण है वो हम किसी थर्ड सीरीज में देखने वाले हैं। वहां पढ़ने वाले हैं हम अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, परावर्तन, ऐसी जो जितने भी प्रकाश के आगे के गुण बच गए हमारे पास, उन सभी को हम आगे देखने वाले हैं। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।